डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए साइंस में बायोलॉजी के 4th लेसन आनुवांशिकता एवं जैव विकास अर्थात हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में आपको न्यूक्लिक अम्लों के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, न्यूक्लिक एसिड्स वे एसिड्स होते हैं जो कि सेल्स में उपस्थित न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म में अर्थात केंद्रक द्रव्य में पाए जाते हैं। ये न्यूक्लिक अम्ल प्राय दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड और दूसरा होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड को हम शॉर्ट में डीएनए भी कहते हैं, जबकि राइबोस न्यूक्लिक अम्ल को शॉर्ट में आरएनए कहा जाता है। ये न्यूक्लिक एसिड्स अनेकों छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर के बने होते हैं। इन इकाइयों को न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स। और प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड प्राय 3 प्रकार के यौगिकों के मिलने से बनता है। इसमें एक तो शुगर होती है जिसे शर्करा कहा जाता है, दूसरा फॉस्फोरिक एसिड होता है और तीसरा यौगिक नाइट्रोजनस बेस। डियर स्टूडेंट्स, नाइट्रोजनस बेस या नाइट्रोजनी क्षार प्राय 2 प्रकार के होते हैं। एक तो प्यूरिन और दूसरा प्रिमिडिन। प्यूरिन भी 2 भागों में विभाजित किए गए। एडेनिन और ग्वानिन, जबकि प्रिमिडिन को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिन। इस प्रकार से नाइट्रोजनस क्षार, फॉस्फोरिक अम्ल और शर्करा के अणु मिलकर के न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको डीएनए की संरचना के बारे में जानकारी दे रहा हूं। डीएनए का पूरा नाम, जैसा कि मैंने आपको बताया था, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है। इसकी खोज सन 1869 में सर्वप्रथम फ्रेडरिक नीशर ने मानव सेल्स में न्यूक्लियस में एक श्वेत अर्थात व्हाइट मैटर, सफेद पदार्थ के रूप में की।
तथा इसे न्यूक्लियन कहा। जबकि सन 1953 अर्थात 1953 में वाटसन और क्रिक ने इसका संरचना मॉडल विल्किंस द्वारा दिए गए एक्सरे विवर्तन के अध्ययन के उपरांत प्रस्तुत किया और सन 1962 अर्थात 1962 में वाटसन और क्रिक को तथा विल्किंस को संयुक्त रूप से इस महत्वपूर्ण खोज के लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया। जबकि सन 1963 में डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने इसका आर्टिफिशियली कृत्रिम रूप से संश्लेषण किया, सिंथेसाइज किया इसको। इस प्रकार से 3 चरणों में इसकी खोज हुई थी। सबसे पहले फ्रेडरिक बीशर ने मानव सेल्स में उपस्थित व्हाइट मैटर को न्यूक्लियन कहा, जबकि 1953 में वाटसन और क्रिक ने इसका मॉडल प्रस्तुत किया और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला। जबकि 1963 में डॉक्टर खुराना ने इसको कृत्रिम रूप से लेबोरेटरी में बनाया। यह मुख्य रूप से सेल्स में न्यूक्लियस के अतिरिक्त माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। डीएनए 2 सूत्रों का बना हुआ होता है और दोनों ही सूत्र एक दूसरे पर रस्सी की भांति पिटे हुए होते हैं। डीएनए का प्रत्येक अणु अनेकों छोटी छोटी इकाइयों के मिलने से बनता है। इन इकाइयों को न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं, अर्थात डीएनए का अणु प्राय पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बना हुआ है। और जैसा कि अभी मैंने बताया था आपको कि न्यूक्लियोटाइड का निर्माण 3 प्रकार के यौगिकों के मिलने से होता है। फर्स्ट यौगिक सुगर, जिसे शर्करा कहते हैं। डीएनए में डीऑक्सी राइबोस शर्करा पाई जाती है, इसको एस से प्रदर्शित करती है। ये 5 कार्बन परमाणु वाली एक पेंटोस शर्करा होती है। दूसरा फॉस्फोरिक एसिड, इसको पी से प्रदर्शित किया जाता है। और तीसरा नाइट्रस क्षार। ये नाइट्रस क्षार प्राय 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरिन और प्रीमिडिन। प्यूरिन 2 प्रकार का होता है, एडेनिन और ग्वानिन। एडेनिन को ए से और ग्वानिन को जी से प्रदर्शित किया जाता है। जबकि प्रीमिडिन भी 2 प्रकार का होता है, साइटोसिन और थाइमिन। साइटोसिन को
C से और थायमिन को T से दर्शाया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि डीएनए का अणु 2 सूत्रों का बना हुआ होता है और दोनों सूत्रों पर शर्करा और फास्फोरिक अम्ल के अणु पाए जाते हैं। इसमें शर्करा के अणु प्राय दोनों सूत्रों के बीच में स्थित होते हैं, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि शर्करा के अणु सूत्रों पर अंदर की ओर स्थित होते हैं, जबकि फास्फोरिक अम्ल के अणु सूत्र पर बाहर की ओर स्थित होते हैं। ये प्राय बॉन्ड्स या बंधों द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं, जबकि दोनों श्रृंखलाओं के शर्करा के अणुओं के मध्य में नाइट्रोजन क्षारक के अणु पाए जाते हैं, जिनमें एडेनिन थायमिन से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स द्वारा जुड़ा रहता है, जबकि ग्वानिन 3 हाइड्रोजन बंधों द्वारा साइटोसिन से जुड़ा रहता है। और ये नाइट्रोजन क्षारक के अणु प्राय हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। ये हाइड्रोजन बॉन्ड प्राय वीक या कमजोर होते हैं। नाइट्रोजन क्षार के 2 समूहों के बीच में 3.4 एंगस्ट्रॉम का स्पेस होता है, या ये कह सकते हैं कि इनके बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। और ये नाइट्रोजन क्षार के अणु हाइड्रोजन बॉन्ड से इस प्रकार से जुड़े होते हैं कि यह एक सीढ़ी के डंडों की भांति रचना बनाते हैं। डीएनए के अणु में एक फोल्ड के बीच की दूरी, एक मोड़ की दूरी लगभग 34 एंगस्ट्रॉम है। इस प्रकार से एक मोड़ में लगभग 10 नाइट्रोजन क्षार के अणु पाए जाते हैं। डीएनए के अणु का व्यास लगभग 20 एंगस्ट्रॉम होता है। डियर स्टूडेंट्स, यह डीएनए एक महत्वपूर्ण यौगिक है। इसका कार्य मैं आपको बता रहा हूं। इसके फंक्शंस, नंबर 1, डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। अतः आनुवांशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन, माता पिता से उनकी संतानों में पहुंचाता है। दूसरा फंक्शन हम दे सकते हैं कि आरएनए का निर्माण करता है। थर्ड फंक्शन हम दे सकते हैं, इसमें द्विगुणन अर्थात डुप्लीकेशन की क्षमता होती है।
इसका तात्पर्य यह हुआ कि नाइट्रोजन क्षार के अणुओं के मध्य में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स पाए जाते हैं ये कमजोर होते हैं। जब ये बॉन्ड्स टूट जाते हैं तो दोनों सूत्र अलग हो जाते हैं और प्रत्येक सूत्र पुनः अपनी एक और श्रृंखला का निर्माण कर लेता है। इस प्रकार से डीएनए के एक अणु से डीएनए के 2 अणु बन जाते हैं। तो इसमें द्विगुणन की क्षमता होती है। फोर्थ फंक्शन ये कह सकते हैं कि यह शरीर में होने वाली अनेकों मेटाबॉलिक एक्टिविटीज अर्थात विभिन्न उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। अब मैं आपसे एक बात और शेयर करना चाहता हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। दोनों में डिफरेंस क्या है? तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहली विशेषता तो यह है कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर पाई जाती है, जबकि आरएनए में केवल राइबोज शर्करा पाई जाती है। दूसरा डिफरेंस, डीएनए का सूत्र या डीएनए का अणु प्राय 2 सूत्रों से मिलकर के बना हुआ होता है जो एक दूसरे से विपरीत दिशा में रन करते हैं, जबकि आरएनए केवल एक ही सूत्र का बना हुआ होता है। अर्थात डीएनए एक सूत्रों से बनी हुई 2 सूत्रों से बनी हुई एक कुंडलित रचना है, जबकि आरएनए केवल एक ही सूत्र से बना हुआ होता है। थर्ड डिफरेंस हम ये दे सकते हैं कि डीएनए में थायमिन नाइट्रोजन बेस पाया जाता है, जबकि आरएनए में थायमिन के स्थान पर यूरेसिल नामक नाइट्रोजन बेस पाया जाता है। फोर्थ डिफरेंस आप ये दे सकते हैं कि डीएनए में द्विगुणन की पावर होती है, क्षमता होती है, जबकि आरएनए में यह नहीं पाई जाती। नेक्स्ट कैरेक्टर आप ये भी दे सकते हैं इसका कि यह एक आनुवांशिकी लक्षण है या यह एक आनुवांशिक पदार्थ है जो आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है, जबकि आरएनए में यह विशेषता नहीं होती है। यह स्थायी होता है, जबकि आरएनए अस्थायी होता है। इस प्रकार से हम दोनों में डिफरेंस या विभेद कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो उसे लाइक करना न भूलें, और जिन विद्यार्थियों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह तुरंत इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले उपलब्ध हो सके। थैंक यू।